हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने न्यूमेरिकल किए थे कुछ, जो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, याद रखना। किसी भी बुक में कहीं भी शायद ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप यहीं से इसको फटाफट से कर सकते हो, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हो। ठीक है, उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसके बाद फिर आई विधि का आज फॉर्मेट समझेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ ये रहा, सकल घरेलू उत्पाद एट कारक लगा यानी फैक्टर कॉस्ट 5000 हमें दिया हुआ है, करोड़ रुपए। निकालना क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट, अब कुछ नहीं लिखा तो क्या मानते हैं पीछे? एफसी मानते हैं। 5000 लिखा, एचडी उतार लिया पहले तो। उसके बाद हमें करना है क्या अब हमें? ठीक है, सबसे पहले हमें सकल से शुद्ध बनाना है। चलो कर लेते हैं। सकल शुद्ध हो सके तो मुझसे पहले आप इसका आंसर निकालो, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है ना, आप टैली कर लो फटाफट से, मुझसे पहले कर लो इसे। सकल से शुद्ध अगर करना है तो सकल ये रहा, शुद्ध ये रहा। जाना कहाँ है? सकल से शुद्ध पे। इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। मूल्य ह्रास कितना दिया है? 1000। क्लियर? यहाँ पे ध्यान देना, घरेलू से राष्ट्रीय बनाना है। घरेलू ये होता है, राष्ट्रीय ये होता है। तो नहीं, घरेलू से राष्ट्रीय में तो ऊपर जाना है, प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? घरेलू से राष्ट्रीय बनाने के लिए हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं चाहिए। अब विदेशों से प्राप्त साधनाएं ये रही, विदेशों को प्राप्त साधनाएं ये रही। बट ध्यान से देखें तो इसमें क्या वर्ड लगा हुआ है? शुद्ध लगा हुआ है। तो इसका मतलब एक बार हमें शुद्ध मिल गया तो फिर हमें से को से कोई मतलब नहीं होता। बात को समझो, हमें फॉर्मूला क्या होता है? हमारा होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनाएं निकालने का फॉर्मूला होता है विदेशों से प्राप्त साधनाएं माने विदेशों को प्राप्त साधनाएं। ये तो लिखा होता है विदेशों को प्राप्त शुद्ध साधनाएं। शुद्ध लग गया, इसका मतलब ऑलरेडी घट चुका है। तो इसका मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें शुद्ध लगा हुआ मिल गया है, चाहे वो को के साथ लगे चाहे से के साथ लगे। से के साथ लगता है तो हमें पॉजिटिव दिखाई देता है, को के साथ होता तो माइनस में दिखाई देता है। क्यों? ये माइनस इसके कारण नहीं कह रहा हूं मैं, वैसे बता रहा हूं। देखो क्यों? क्योंकि आप जब से में से को हटाते हो, फॉर्मूला देखो, विदेशों से प्राप्त साधनाएं माइनस विदेशों को प्राप्त साधनाएं, है ना। तो को वाला तो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि माइनस लगा उसके आगे। ठीक है, से प्लस फॉर्म में रहता है। मगर ध्यान क्या रखना है कि यहां भी देखना, यहां भी क्या लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो प्लस लो रहा है, घरेलू से राष्ट्र प्लस। करना क्या है? ये हमें क्या दिया? माइनस का 500 दिया, तो मैंने माइनस का 500 लिख दिया। मगर हुआ क्या? ये हमें को भी दिया हुआ है, तो को के कारण एक माइनस और लग जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है, याद रखना, बुक में ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं। घरेलू से राष्ट्र यानी घरेलू से राष्ट्र बनाया तो प्लस किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस। को के कारण, ये हमें को के अंदर शुद्ध दिया है तो को के कारण माइनस लगता है। और ये फिगर देखो, फिर ये प्लस की, अगर प्लस की होती तो सिर्फ 500 लिखता मैं, माइनस की दिया तो माइनस 500 लिखता। क्लियर हो गया ना? उसके बाद एफसी से एफसी कुछ नहीं करना। बच्चे कहते हैं क्या इतना ही पंगा आ सकता है, इससे ज्यादा आ सकता है? हाँ आ सकता है। मान के चलो थोड़ी देख ले, राष्ट्र ऊपर होता घरेलू नीचे होता, राष्ट्र ऊपर होता घरेलू नीचे। इसका मतलब नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है, तो उसका मतलब राष्ट्र से घरेलू है, माइनस करना पड़ता। तो फिर एक माइनस पहले तो उसके कारण लगता, दूसरा माइनस लगता को के कारण, एक माइनस ये रहा। तीसरा कारण फिगर भी माइनस में दिया, ले डब्बा गोल, एक और माइनस 500। बात समझ में आ गई? तो इसका फिर क्या होता? माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 500 बचता। यहाँ पे दो ही माइनस है तो माइनस में प्लस हो गया। क्लियर है ना? फंडा समझो। ठीक है, ये सब चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, ये पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कराने से पहले। अभी मैंने क्वेश्चन कराए भी नहीं है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। कर देते हैं सॉल्व। तो प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारा 4500 करोड़ रुपए। घटा आप भी लेना प्लीज। कैसे घटाया? 4000 ही हो गया था, 500 जोड़ दिया क्योंकि माइनस में प्लस हो गया। क्लियर? चलो लास्ट पॉइंट करते हैं इसका जो दिया हुआ है। बस पीछे एमपी लगा दिया सर, है ना, एमपी लगा दिया। तो हम 5000 लिखा मैंने। सकल से शुद्ध, दोबारा सकल से शुद्ध माइनस होने वाला है, सकल बड़ा शुद्ध छोटा, तो नीचे गया माइनस हो गया, वही 1000 रुपये माइनस हो गया। दूसरा भी ये भी मैंने सॉल्व कर लिया था, घरेलू से राष्ट्रीय, घरेलू से राष्ट्रीय प्लस। पहले अपने हाथों को प्लीज बना देना, जो बड़ा है उसको ऊपर रखना, जो छोटा है फिर पूछना कहाँ जाना है। घरेलू से राष्ट्रीय इसका मतलब प्लस कर दो, बात खत्म। प्लस किया, प्लस करना था विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, बट विदेशों से नहीं है, विदेशों को दिया है, तो एक माइनस इसका हो गया।
ऊपर से फिगर भी माइनस किया तो एक और माइनस लग गया। क्लियर? चलो एफसी से एमपी, एफसी मेरा छोटा होता है, एमपी बड़ा होता है। क्लियर? अब हमें करना क्या है, एफसी से एमपी जाना है, एफसी से एमपी यानी प्लस होने वाला है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना पड़ेगा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलता है? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर 0 है, आर्थिक सहायता 200 है, कितना आ गया माइनस का 200, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 200। तो ये 4000 हो गया था 500, 4500 फिर 200 और हट जाएंगे तो 4300 बच जाएगा ना करोड़ रुपए। प्लीज एक बार आप भी घटा लेना, ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ पहले, तो ये फटाफट से क्वेश्चन उतार लो आप। सकल राष्ट्रीय आय एफसी दिया हुआ है, स्थिर पूंजी का उपभोग, विदेशों प्राप्त संसाधन आय, आर्थिक सहायता, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों को प्राप्त साधन आय। ठीक है, घरेलू आय आपको निकालनी है, दूसरा बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप करके रखोगे और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे हम अपने नए क्वेश्चन की और नए टॉपिक की ओर। देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, हमें राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधियाँ हमारे पास हैं। एक है आय विधि, दूसरा है व्यय विधि और तीसरा है मूल्य वृद्धि विधि, जिसको हम वर्धित मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि या उत्पादन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी ऑलरेडी इनके नेम मैं आपको कॉपी में लिखवा चुका हूँ पहले ही, बस मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको ये वाली व्यय विधि। ठीक है ना, याद रखना, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, खत्म करेंगे और जितनी जल्दी ये खत्म हो सके, मैं काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जितनी जल्दी खत्म हो सके उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे थ्योरी पोर्शंस का स्टार्ट और देन उसके बाद फिर आगे जो चैप्टर चल रहे हैं। ठीक है, तो बनाते हैं इसका फॉर्मेट फटाफट से, आप प्लीज ये लिख लीजिए। बट हाँ दोस्तों देखो सामने देखना, अभी रुकना उतारना मत, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना पहले। सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉपी में जो बीच डबल पेज निकलते हैं ना, पहले वो पेज निकालना है। क्लियर? उसके बाद कॉपी में जैसे जैसे आपके नोट्स चल रहे हैं ना, अभी जिस पन्ने पे भी आप होंगे उस पर प्लीज ये नोट प्रॉपर ये जो है ना चार्ट ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रखा है, अपनी मर्जी से कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है, गारंटी मेरी है याद कराने की, सारे फॉर्मेट मैं याद कराऊंगा, हर चीज मैं याद कराऊंगा। ठीक है, बस आप मेरी तरह जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनिए। आपको क्या करना, पहले तो वो कॉपी में जहाँ पे आप नोट कर रहे हो प्लीज उसे नोट कर लेना इसको सीधे सीधे ये। क्लियर? नंबर 2, जो मैंने 20 का पेज अलग से निकलवाया उसमें भी ये बनाना है। ठीक है, यानी एक तो कॉपी में बच के रहेगा, हमेशा सेव रहेगा, दूसरा एक पेज पे आएगा। पेज पे इसलिए क्योंकि हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते रहेंगे तो आपको 12 पन्ने पलटना ना पड़े, सामने पेज रहे उससे फॉर्मेट देख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। क्लियर है? इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। एक तो आपको फॉर्मेट अपने आप रट्टा लग जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो पेज बार बार देख करके उसको उससे हम समझ समझ के करेंगे तो अपना आप ये याद हो जाता है। नंबर 1, दूसरा कॉपी में भी सेव रहता है। और पेज 2 पेज वाला क्यों निकलवाया वो इसका रीजन ये है कि अभी व्यय विधि का फॉर्मेट आएगा तो वहां पे भी बनाएंगे उसको, एक कॉपी में एक पेज पे, ऐसे एक मूल्य वृद्धि का फॉर्मेट आएगा तो यहाँ भी और वहां भी। क्लियर है ना? चलो तो देखो मैं अपना समझा देता हूँ आपको, बहुत आसान सा है। देखो सबसे पहले मैंने कहा इस मेथड को अप्लाई करने से पहले मुझे देखो इस मेथड में निकलेगा क्या है, इस मेथड से निकलेगा ये शुद्ध घरेलू आय एट एफसी। अगर क्वेश्चन सीधा है तो, अगर क्वेश्चन उल्टा है तो बात की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं शुद्ध घरेलू आय एट एफसी आपको निकालना है। अरे एक बार ये निकल गया फिर तो चेंज करना तो आपने सीख लिया, मार हासिल हो गई ना उसमें, अभी तक चेंज करना तो सीख ही रहे थे हम। तो एक बार ये निकल गया, नहीं हर मेथड से कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे इस मेथड से ये निकला, व्यय विधि से भी कुछ निकलेगा, मूल्य वृद्धि विधि से भी कुछ निकलेगा। और हमें वही तो निकालना है, क्योंकि एक भी हमें मिल जाए तो बाकी कुछ भी पूछ ले हम तुरंत पलट के जमा घटा करना होता है, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है ना? वो आपको आगे आएगा, अभी वही सीख रहे थे अब तक। तो हमें ये निकालने के लिए देखो हमें 3 जनों पे जाना है। नंबर 1 है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब कर्मचारियों को जो भी पैसा मिल रहा है। क्लियर है? यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जो भी मिल रहा है, कर्मचारियों वर्ड लिखा है मैंने, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। उसके अलावा मैंने मुआवजा वर्ड भी लिखा है क्योंकि कई कुछ बुकों में मुआवजा वर्ड यूज होता है कुछ क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है ना? और कुछ क्वेश्चनों में मुआवजा आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ क्वेश्चनों में आपको क्षतिपूर्ति भी देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति या कर्मचारियों को पारिश्रमिक, तो जितने नाम है लगभग सारे लिखवाता हूँ, फिर भी कोई छूट जाता है तो मैं बाद में जरूर बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आपको जाना है कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी मुआवजा या क्षतिपूर्ति जो मर्जी बोलो, और दूसरा है परिचालन अधिशेष, प्रचालन अधिशेष है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस के इसे कहते हैं। और तीसरा आपको मिश्रित आय यानी मिक्स्ड इनकम। इन तीनों के पास आपको जाना है, ये तीनों आपको जोड़ने हैं और उसके बाद आपका ये निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन में जरूरी है कि मिश्रित आय आपको दिया ही दिया हो? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर है तो ऐड करो, नहीं है तो 0 है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं भाई देखो ये दोनों तो कंपलसरी है, मिलेंगे आपको,
ये जरूरी नहीं होता, ये मिल भी सकता है नहीं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता। तो भाई क्यों ना, अगर ये दिया और मान लो हमने छोड़ दिया तो क्या सही रहेगा? मैंने कहा नहीं, अगर दिया है तो फिर तो ऐड करो, क्योंकि देखो इसी का पार्ट है ना। दिया नहीं है फिर तो भाई क्या ही कर सकता है ना, फिर तो जीरो ही होगा। क्लियर हो गया ना? चलो सबसे पहले आते हैं कर्मचारी और पारिश्रमिक। अगर आपको क्वेश्चन में ये मिल जाता है तो उसके नीचे जो सब पॉइंट्स है इनको देखने की जरूरत नहीं होती है, इनको देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मेन दे दिया है। क्लियर है? वैसी फंडा जैसा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अगर दे दिया है तो फिर अप्रत्यक्ष कर आर्थिक सहायता अगर अलग से दे भी दे तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाता कि हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ था। तो सेम फंडा यहाँ पे, अगर हमें ये दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान के चलो पापा, ये मान लो पापा है, पापा के दोस्त आते हैं घर पे, तो वो किससे मिलेंगे? पापा से तो मिलेंगे। और पापा अगर घर में है तो बच्चों का क्या काम है? बच्चों का कोई काम है नहीं, तुमसे तो बेटा कोई नहीं पूछने वाला। बात है, अगर पापा के दोस्त आए और पापा घर पे बैठे हैं तो भाई बच्चों का तो कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, अगर पापा घर पे नहीं है तो फिर अंकल जी किससे पूछेंगे? बच्चों से पूछेंगे, बच्चे आपके पापा कहाँ हैं? अब 4 बच्चे हैं, चारों से पूछना पड़ेगा। पहला है नकद, मजदूरी तथा वेतन, मतलब आपने जो भी पेमेंट करी है एम्प्लॉय को, जो भी पैसा दिया है वो कैश में दिया है, कैश और चेक की फॉर्म में दिया है। तो नकद आपने मजदूरी तथा वेतन दिया है, वो यहाँ पे आएगा वेज इन सैलरी इन कैश। दूसरा, आप किस्म के रूप में भी दे सकते हो मजदूरी या भुगतान। किस्म का मतलब होता है कि आपने उसको बोला देख भाई मैं तेरे को पैसा तो नहीं दे सकता, हाँ मगर तू जा रेंट फ्री हाउस ले ले, जा तेरे को किराया नहीं लगा देना पड़ेगा, तू जा घर पे रह। तो ये भी तो एक तरह से मजदूरी हो गया ना, आप ऐसे फ्री में थोड़ा ना दे रहे हो, उससे आपने काम करवाते हो आप बिजनेस में, और उसके बाद अगर आप उससे घर रहने के लिए दे देते हो या और भी अदर फैसिलिटीज दे देते हो जिसके बदले आप पैसा नहीं दे करके आप फैसिलिटीज दे रहे हो, तो वो भी तो एक तरह से मजदूरी है ना, वो भी तो आपको तभी मिल रहा है आप वहाँ काम कर रहे हो। तो मजदूरी 2 तरह से हो सकती है, एक तो या तो पैसे बैंक यानी चेक वेक की फॉर्म में आ जाए, कैश की फॉर्म में आ जाए, एक दूसरा हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट या किसी तरह से मतलब बेनिफिट दे वो, जैसे उसने मान लो आपके बच्चों की फीस पे कर रहा है एम्प्लॉयर खुद, मालिक, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, अरे एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। तो एम्प्लॉयर जो है बच्चों की पेमेंट वो फीस पे कर देता है, तो ये भी बेनिफिट है। घर हाउस फ्री में रहने के लिए दे दिया है, वो भी बेनिफिट है। तो इस टाइप के बेनिफिट को कहते हैं किस्म के रूप में मजदूरी। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। अब ध्यान रखना पे नियोजक है, नियोजक यानी मैं मालिकों की बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर पीछे जिसका AR आता है, यानी अगर मैं पूरी लिखूँ मैं तो मैंने लिखा देखो एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉयर वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने एम्प्लॉय नहीं बोला। अगर पेपरों में क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है कर्मचारियों ने अंशदान किया, भाई कर्मचारियों को नहीं लेना, यहाँ पे से एम्प्लॉयर वर्ड बोला है, मालिकों की बात की है, नियोजकों की बात की है। क्लियर? एम्प्लॉय का नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? कि ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड होता हो, पहले इंक्लूड हो चुका होता है इसके अंदर, तो हम उसको यहाँ नहीं मानते। क्लियर? तो हमेशा एम्प्लॉयर का लेना, ये भी आपको याद रखना है। और चौथा आपका सेवानिवृत्त पेंशन। सेवानिवृत्त पेंशन मतलब होता है रिटायरमेंट की पेंशन, यानी जब रिटायर हो जाते हैं ना उसकी भी पेंशन होती है। अब देखो पेंशन 2 तरह की, एक वृद्धावस्था पेंशन होती है, एक रिटायरमेंट पेंशन होती है। तो वृद्धावस्था पेंशन को नहीं लेना, देखो मैंने लिखा और फिर कट कर दिया, आप भी ऐसे करना था कि याद रहे पेपर में कि वृद्धावस्था वाली नहीं लेनी है मेरे को तो कौन सी लेनी है? सेवानिवृत्त पेंशन यानी रिटायरमेंट पेंशन, यानी जिसके बदले आपने कुछ काम किया हो, ऐसी आय को हम इंक्लूड करते हैं हमेशा। और जो आपको खाली 60 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, कोई काम धाम आपने किया नहीं था पहले बट फिर भी पेंशन मिल रही है, वृद्धावस्था है क्योंकि, तो ऐसे को लेते हैं क्योंकि ये एक तरह से हेल्प हो गई है, ये ट्रांसफर पेमेंट है, यानी हस्तांतरण भुगतान होता है जिसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता, तो उसको नहीं करेंगे इंक्लूड। और इसको हम इंक्लूड क्यों करेंगे? क्योंकि आपने पहले आपने काम किया हुआ है, उसके बदले आपको ये मिल रहा है, फ्री में थोड़ी ना मिल रहा है, तो उसको कहते हैं सेवानिवृत्त पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। और जो ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन उसको नहीं लेंगे भाई। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, पहला कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको मुआवजा भी बोलते, कर्मचारियों को मुआवजा बोलते हैं, या कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो नीचे देखने की जरूरत नहीं होती है दोबारा। और अगर मान लो ये नहीं दिया तो फिर ये देखने अगर चारों मिलते हैं तो चारों ऐड करो, 2 हैं तो 2 ही ऐड करो, 1 दिया तो 1 ही लो भाई। अगर भाई 3 दिया बट मैं 2 लूँ तो ऐसे नहीं होगा, 3 दिया तो फिर तीनों ऐड करो। दोबारा बोलो, 4 दिए तो चारों ऐड करो, 3 दिए तो तीनों ऐड करो, 2 दिए तो 2, 1 दिया तो 1, जितने दिए उनका ऐड करो। और सारा दिया ऊपर से लेके नीचे तक, फिर हम इसको लेंगे ना, इसको थोड़ा लेंगे। समझ में आ गया? इसलिए फॉर्मेट आपको यहाँ पे रटा रहा हूं मैं। तो पहला पोर्शन तो क्लियर हो गया। दूसरे पे आते हैं, प्रचालन अधिशेष, जो कि संपत्ति से होता है, या फिर क्या नाम है, संपत्ति बोलो या उद्यमशीलता बोलो, ठीक है, यानी बिजनेस से जो इनकम आती है वो हम यहाँ पे लेते हैं। अब प्रचालन अधिशेष में हमने क्या बोला, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो लगान, दूसरा ब्याज और तीसरा लाभ, यानी ये 3 चीजें जोड़नी पड़ेगी अगर प्रचालन अधिशेष नहीं दिया है तो। अगर प्रचालन अधिशेष क्वेश्चन में दिया है तो नीचे देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मत देखना। और अगर ये नहीं दिया है तो फिर नीचे जाना, 3 जगहों पे, लगान, ब्याज और लाभ।
अगर लगान नहीं दिया तो दो चीज़ों पे जाओ, किराया और रॉयल्टी, याद रखना। और अगर लगान दिया हुआ है तो फिर यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन देखो, अगर ये दिया है तो नीचे देखना नहीं है, ये नहीं दिया तो फिर नीचे 3 जनों पे जाओ, अगर ये नहीं दिया तो फिर ये 2 जने हमारे पास, किराया रॉयल्टी। याद रखना, रॉयल्टी को बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना। वो किराया तो ऐड करते हैं तो रॉयल्टी भूल जाते हैं, यहाँ पे बच्चा मार खा जाता है। रॉयल्टी भी पार्ट है, याद रखना। और रॉयल्टी होता है क्या, मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल है। मान के चलो आपके पास 100 गज की जमीन है, सपोज करो आप 100 गज की जमीन है, वहाँ पे खेल रहे थे और खेलते खेलते आप गिर जाते हो, और गिरते हुए ना आप मुंह के बल गिरते हो। मुंह के बल गिरने से क्या होता है, आपका मुंह जो है ना वो मिट्टी में सन जाता है ढंग से, और सनते ही क्या है, आपको लगता है यार कुछ चिपचिपा सा कुछ पोर्शन लग गया मुंह पर, और आपने जब उसको देखा ध्यान से, उसका स्वाद चखा तो पता चला ये तो ऑयल है। ऑयल का पता चलते ही आप खुश हो गए कि मेरी जमीन में तो भाई तेल निकल रहा है। जैसे आपको पता चला कि तेल निकल रहा है, आप खुशी से उछल गए, क्योंकि आपकी जो जमीन थी उसकी कीमत मान लो 10 लाख रुपए थी आज के टाइम पे, बट अब वो कीमत 10 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि इसमें तेल निकल गया। तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट क्या है, आपकी जमीन पे हाथ मार लेगी, गवर्नमेंट थोड़ा ना रखने देगी, गवर्नमेंट छीन लेगी तुमसे वो। आप बोलोगे क्यों, वो तो मेरी जमीन है बेटा, फिर भी गवर्नमेंट छीन लेगी, और छीन लेगी बट गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट देगी। 10 लाख की आज वो कीमत है, बट उसके लिए आपको शायद वो 1 करोड़ दे दे, ठीक है। तो यानी आपके बेसिक अमाउंट से अगर आपको कोई ऊपर अमाउंट मिला, वो आपकी शायद रॉयल्टी है, 90 लाख रुपए की आप रॉयल्टी कमा गए बेवजह की, क्लियर है ना। यानी बेसिक अमाउंट से ऊपर जो भी आपको अमाउंट मिला वो रॉयल्टी है। ये तो बकवास था, बिल्कुल एग्जांपल था जो आपको दिया। अच्छा एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो बुक्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। जो ऑथर्स जब बुक्स लिखते हैं तो वो एक बार बुक लिखते हैं, उसके बाद जो है ना उसको कमीशन मिलता है, जो कमीशन जो होती है वो रॉयल्टी होती है। यानी जितनी बुक्स पब्लिश होती है और सेल आउट होती है उसका कुछ परसेंट जो है वो ऑथर को मिलता रहता है, कि ऑथर हर बार हर बुक लिखता रहता होगा क्या, डीके गोयल लिखा है या फिर तुम्हारी टीएस ग्रेवाल लिखा है या तुम्हारी इकोनॉमिक्स की टीआरजन वर्जन लिखी, तो क्या हर बच्चे के लिए अलग बुक लिखता है? नहीं, एक ही बुक लिखता है। जैसे जैसे पब्लिश और प्रिंट होती है उसके हिसाब से कुछ कमीशन जो है मिलता रहता है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, ऐसी ब्याज लेना और लाभ लेना। अब मान के चलो लाभ नहीं दिया तो फिर दोबारा इसके 3 पॉइंट है हमारे पास, क्लियर है ना। अभी अजीब सा लग रहा होगा बट क्वेश्चन करते करते सब आसान लगेगा, ठीक है। बहुत आसान सा मेथड है, क्योंकि तो लाभ भी दिया और ये सब भी दिए हैं, तो फिर इनको देखने की जरूरत नहीं है, लाभ पे जाएंगे। बट अगर लाभ नहीं दिया तब हम नीचे आएंगे, सबसे पहले लाभांश। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये लाभ है लाभांश है। लाभांश मतलब लाभ का अंश, यानी लाभ का एक पार्ट है, प्रॉफिट का हिस्सा है, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, जो कि प्रॉफिट का कोई छोटा सा हिस्सा होता है जो कि शेयर होल्डर को जाता है, यानी मालिकों को जाएगा, ठीक है ना, शेयर होल्डर को जाता है। उसके अलावा हमने निगम लाभ कर बोला, यानी कंपनी का जो कर है, प्रॉफिट पे जो टैक्स दे रही है वो हम यहाँ पे लेंगे, कंपनी कर बोलो, फर्म टैक्स बोल सकते हो आप, फर्म भी आ सकता है। उसके अलावा अवितरित लाभ, जिसको हम प्रतिधारित लाभ या निगम बचत भी बोलते हैं। अब ध्यान से रखना, ये अवितरित, प्रतिधारित या निगम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए कि प्रतिधारित लाभ क्या होता है। तो आप बोलोगे ये वो लाभ होता है जिसको खर्च नहीं किया जाता है, इसको बचा के रख लिया जाता है। मैं लिखवा दूंगा आगे, बट फिर भी सुन लो, ये वो लाभ होता है, ये वो इनकम होती है जिसको खर्च नहीं करते, इसको बचा लेते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से पैसा यूज किया जा सके, क्लियर है। अगर फ्यूचर में कोई हानि होती है तो यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से पैसा यूज करके आप कर सकते हो। इसको तो सेविंग कहते हैं, इसको रिजर्व कहते हैं। तो एक तरह से रिजर्व है ये। अवितरित लाभ, प्रतिधारित लाभ और निगम बचत जो है एक तरह से रिजर्व है, जिसको खर्च नहीं करते, बाकी बचा लेते हैं, गुल्लक बना के रख देते हैं ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। और तीसरा आपका मिश्रित आय है, अगर ये मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो इस नाम से मिल जाएगा आपको, स्वनियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ठीक है। या तो स्वनियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय या स्वनियोजितों की मिश्रित आय करके मिल जाएगा। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तो जीरो है, अगर नहीं मिलता तो जीरो, मिल जाए तो हमें इसको लेना होता है, क्लियर है। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर भी ज्यादा दिमाग मत लगाना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, अजीब भी लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास में यानी अगली क्लास में ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आप इसे उतार लेना और 2 तरह से बनाना है, कॉपी प्लस पेज, ठीक है। तो इस क्लास को भी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।